नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेस डेब्रीज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। इस वीडियो में हम देखें कि स्पेस डेब्रीज के क्या रीज़न होते हैं, कैसे स्पेस डेब्रीज बनती हैं, क्या कोज है, फिर हम देखें कि इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं और अंततः हम देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, स्पेस एजेंसीज ने और दुनिया के अलग अलग देशों ने ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए हैं स्पेस डेब्रीज को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और हम देखें कि भारत और इसरो के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स चले हैं स्पेस डेब्रीज को कम करने के लिए। तो काफ़ी होलिस्टिकली हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्पेस डेब्रीज ये होती क्या हैं। स्पेस डेब्रीज को हम स्पेस जंक भी बोलते हैं। ये वो पीस ऑफ मशीनरी या डेब्रीज हैं जिसको स्पेस में ह्यूमंस के द्वारा लेफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ह्यूमंस के द्वारा जो मशीनरीज या डेब्रीज को छोड़ दिया जाएगा उसको हम स्पेस जंक बोलेंगे या स्पेस डेब्रीज बोलेंगे। अब यहाँ पे जो मशीनरी और डेब्रीज के पीस हैं ये क्या होंगे, इसको हम अच्छे से विस्तार से आगे कवर करेंगे। स्पेस डेब्रीज मुख्यतः दो तरीके की होती हैं। एक होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं स्मॉलर आइटम्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आएगा, डेड सैटेलाइट्स। अब ये डेड सैटेलाइट्स क्या हुए, देखिए, जब भी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उस सैटेलाइट का एक टाइम स्पैन होता है। एक मिशन के लिए उसको लॉन्च किया जाएगा, फिर वो मिशन का एक टाइम स्पैन होगा कि इतने समय तक ये सैटेलाइट काम करेगा। अब जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देगा तो क्या उसको वापस नीचे लाया जाता है, नहीं लाया जाता है, तो वो वहीं पे उसी ऑर्बिट में रह जाता है। तो इस प्रकार का जो सैटेलाइट है ये डेड सैटेलाइट बन गया, ये डिफंक्ट हो गया। डिफंक्ट का मतलब हुआ कि अब ये कोई काम नहीं कर रहा है। जिस मिशन के लिए इसको भेजा गया था वो या तो मिशन ख़त्म हो गया या फिर ये जो सैटेलाइट है अब ये इसका जो टाइम स्पैन था वो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी ये उसी ऑर्बिट में है, तो ये डेड सैटेलाइट है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये डेब्रीज बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने घर में, जैसे मान लो कोई भी सामान आप लेकर आए, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप टूथपेस्ट लेकर आए। टूथपेस्ट आप लेकर आए, टूथपेस्ट को आपने यूज़ किया, अब टूथपेस्ट ख़त्म हो गया, एक क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी ख़त्म होगी। तो फिर उसके बाद जब पेस्ट ख़त्म हो गया तो वो क्या रह गया, वो कचरा बन गया। उसका जो पैकेट है जिसमें वो टूथपेस्ट आया था, वो जैसे टूथपेस्ट यूज़ हो गया तो अब वो क्या बन गया, कचरा बन गया। तो अब कचरा अगर आप अपने ही घर के अंदर रखे छोड़ेंगे तो वो क्या है, कचरा ही है ना, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो उसी प्रकार से जो सैटेलाइट है जब तक वो यूज़ हो रहा है तब तक ठीक है, जब उसका काम हो गया अब वो उसी ऑर्बिट में रहेगा तो वो डेड सैटेलाइट है, वो क्या बन जाएगा, डेब्रीज बन जाएगा। उसी प्रकार से स्मॉलर आइटम्स आती हैं। स्मॉलर आइटम्स में छोटी छोटी डेब्रीज आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि रॉकेट से निकल के बाहर गिर जाती हैं। आपने रॉकेट को लॉन्च किया, रॉकेट से मान लो कुछ चीज़ टूट के बाहर गिर गई, वो भी क्या बन गई, डेब्रीज बन गई, क्योंकि वो वापस अर्थ में तो आएगी नहीं, वो स्पेस में उसी ऑर्बिट में रह जाएगी। स्पेस में रह जाएगी तो वो भी क्या बन गई, डेब्रीज बन गई। तो इस प्रकार के लार्ज ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, स्मॉलर आइटम्स भी होते हैं। मेजॉरिटी जो स्पेस डेब्रीज हैं उनमें रॉकेट लॉन्चिंग मटेरियल्स होते हैं या फिर डीकमीशन सैटेलाइट्स। डीकमीशन सैटेलाइट्स माने वो सैटेलाइट जिनका काम हो चुका है, जो डिफंक्ट हो गई हैं, जो कि डेड सैटेलाइट्स बन गई हैं। तो मेजॉरिटी जो स्पेस डेब्रीज होती हैं वो या तो डीकमीशन सैटेलाइट्स होते हैं या फिर रॉकेट लॉन्चिंग मटेरियल्स होते हैं। अब ये सवाल यहाँ पे है कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो मेजॉरिटी जो डेब्रीज हैं ये LEO माने लो अर्थ ऑर्बिट में पाए जाते हैं। तो हमारे अर्थ का जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे मेजॉरिटी डेब्रीज पाए जाते हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर के विद इन पाया जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट। मगर यहाँ पर एक शब्द को देखिए, मेजॉरिटी। अब मेजॉरिटी 100% का मतलब नहीं होता है। मेजॉरिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन फिर कुछ ऐसे भी हैं जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी पाए जाते हैं, जो कि अर्थ के इक्वेटर से 35,786 किलोमीटर अबव पाया जाता है। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी कहाँ पाई जाएगी, इन डेब्रीज की, स्पेस डेब्रीज की, लो अर्थ ऑर्बिट में, लेकिन कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी पाए जाते हैं। अब अगर ESA के स्पेस एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2022 की बात करें तो अभी तक 30,000 से ज़्यादा पीसीज स्पेस डेब्रीज के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और इनको रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड किया जा रहा है स्पेस सर्विलेंस नेटवर्क के माध्यम से। तो इस समय तक कितने रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा पीसीज स्पेस डेब्रीज के रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब यहाँ पे माइक्रो डेब्रीज भी आती हैं, ऐसी डेब्रीज जिनका साइज़ 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है। 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में जो डेब्रीज है उनको क्या बोलेंगे, माइक्रो डेब्रीज बोलेंगे। इनका नंबर कितना है, इनका नंबर 2 लाख पीसीज से ज़्यादा है।
लगभग 2 लाख या इसके थोड़ा बहुत आगे पीछे इतने पीसीज हैं माइक्रो डेब्रीज के, 1 से 10 सेंटीमीटर जिनका साइज़ है। हालांकि 1 सेंटीमीटर से भी कम जिन डेब्रीज का साइज़ है वो तो मिलियंस में है, वो लाखों करोड़ों में है, जिनका 1 सेंटीमीटर से भी कम का साइज़ है। अब यहीं पे अगर हम ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स की बात करें जो कि 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हैं, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो उनका जो नंबर है वो 34,000 है। इतने ज़्यादा पीसीज हैं जिनका साइज़ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जो थोड़े ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे क्या बात हुई, देखिए 1 से 10 सेंटीमीटर माइक्रो डेब्रीज कितना है, 2 लाख पीसीज। 1 सेंटीमीटर से भी कम के साइज़ वाले जो स्मॉलर डेब्रीज हैं वो मिलियंस में हैं। 10 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जिनका नंबर है वो 34,000 है। इतना रिकॉर्ड अभी तक किया जा चुका है। अभी यहाँ पे देखिए सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन की भी ग्रोथ काफ़ी हमें देखने को मिल रही है। हमारे पास 2022 तक का आंकड़ा है जहाँ पे 6,718 एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखिए बात वही है, सैटेलाइट्स हैं अपना काम करेंगे, जैसे ये डिफंक्ट हो जाएंगे तो ये स्पेस डेब्रीज बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि स्पेस डेब्रीज के मेजर कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहले देखिए, जितना जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ स्पेस में इंक्रीज़ होता जाएगा उतना ज़्यादा अर्थ के ऑर्बिट में जो स्पेस डेब्रीज हैं वो भी बढ़ती जाएगी, उनकी प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो सबसे पहला जो मेजर कोज आता है वो है लॉन्चिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है, तो इसकी वजह से जो स्पेस डेब्रीज का इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसीफाई हो रहा है, क्योंकि हर सैटेलाइट का एक एक्सपायरी डेट होती है। कोई भी सैटेलाइट बिना एक्सपायरी डेट का नहीं आता है। जैसे ही उसकी डेट एक्सपायरी हो जाएगी तो उसके बाद वो डिफंक्ट हो जाएगा और वो डेब्रीज बन जाएगा। तो ये एक कोज है। दूसरा आता है अबैंडन सैटेलाइट्स। अब देखिए वो सैटेलाइट जो डीकमीशन हो चुके हैं या जो फिर डिफंक्ट बन चुके हैं, अभी उनका फंक्शनल ऑपरेशन वो नहीं कर रहे हैं, अब वो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो डिफंक्ट हो गए हैं। तो फिर बाद में वो क्या बन जाते हैं, स्पेस डेब्रीज या स्पेस जंक बन जाते हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा। तो अब ये अबैंडन सैटेलाइट इसका एक कोज है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की अगर माने तो हमारी स्पेस में 3,000 से ज़्यादा ऐसे डीकमीशन सैटेलाइट्स हैं जो कि अभी भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। 3,000 से ज़्यादा डीकमीशन सैटेलाइट्स हैं। फिर आते हैं एंटी सैटेलाइट टेस्ट। अब देखो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यूएस, चाइना और भारत जैसे कई ऐसे देश हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट टेस्ट किए हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, मिसाइल्स की मदद से जो अपने ही सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। कारण कोई भी हो सकता है, जैसे मान लो ये कि सैटेलाइट है, हमने देखा इसका काम ख़त्म हो गया तो मिसाइल दागी इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जब इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी देखो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक पीस है, ये क्या है, एक पीस है। अब आपने क्या किया, आपने इसमें मिसाइल दागा, आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो उससे होगा ये छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाएगा। छोटे छोटे पीसीज में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब पहले सिर्फ एक पीस था जो स्पेस डेब्रीज बनता जब भी ये डिफंक्ट होता, आपने इसको डिस्ट्रॉय किया। अब देखो ये इतने ज़्यादा पीसीज बन गए। अब ये वापस थोड़ी आएंगे, आपने इसको डिस्ट्रॉय तो कर दिया लेकिन ये रहेंगे तो वहीं पे स्पेस में, अर्थ के ऑर्बिट में। तो यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे ये एक सैटेलाइट होता, एक ऑब्जेक्ट होता, आपने इसको डिस्ट्रॉय किया, ये इतने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स, इतने ज़्यादा पीसीज बन गए। तो एंटी सैटेलाइट टेस्ट जो है वो भी एक बड़ा मेजर कॉज है स्पेस डेब्रीज के बढ़ने का। और देखिए इसकी वजह से स्पेस डेब्रीज की डेलिबरेटली क्रिएशन हो रही है। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के। तो जानबूझ के आप स्पेस डेब्रीज को बढ़ा रहे हो। ये एक ऑब्जेक्ट था, आपने इसको डिस्ट्रॉय करके मल्टीपल पीसीज के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आपने बना दिए, स्पेस डेब्रीज का नंबर इंक्रीज कर दिया। तो ये डेलिबरेटली किया गया, जानबूझ के किया गया। 2007 की बात करें तो चाइनीज़ फेंगयून 1C, अब देखो ये एक एग्जांपल है। चाइनीज़ फेंगयून 1C मिशन, इस मिशन की वजह से जो ट्रैकेबल स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन में 25% का इंक्रीज़ आया है। फिर आता है इंक्रीजिंग एक्सपेंशन। अब आप सब जानते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है। पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी हैविली इन्वेस्ट किया जा रहा है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। आप सब जानते हैं स्पेस एक्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इलॉन मस्क की, जो काफ़ी सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। हमारे भारत में भी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अपने जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर दी है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। फिर लॉन्ग लास्टिंग मिशन डेब्रीज। अब देखिए हमारी अर्थ का ऑर्बिट में जो लो अर्थ ऑर्बिट है LEO है,
वहाँ से तो एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है कि जो सैटेलाइट मिशन है वो वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाए। पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि सारे रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत हो भी जाते हैं एलईओ में, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में। मगर जो हायर एल्टीट्यूड जैसे कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, वहाँ पे जो सैटेलाइट्स को भेजा जाता है वो दोबारा अर्थ में नहीं आते और वो काफ़ी लंबे समय तक अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। तो जब उनका समय ख़त्म भी हो गया तब भी वो ऑर्बिट करे जा रहे हैं, वो डिफंक्ट बन चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट किए जा रहे हैं, तो वो भी क्या बन जाएगी, स्पेस डेब्रीज बन जाएगी। तो ये जो लॉन्ग लास्टिंग मिशन होते हैं इनकी वजह से भी काफ़ी डेब्रीज बढ़ती हैं। फिर आता है स्पेस डेब्रीज की फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी स्पेस डेब्रीज की हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, टूट के बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाना, ये होती है फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन भी स्पेस डेब्रीज का राइज का एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि ये फ्रेगमेंटेशन होगी किसकी वजह से। तो यहाँ पे कोलिजन, एक्सप्लोजन और डिग्रेडेशन की वजह से फ्रेगमेंटेशन होती है। कोलिजन किसी के साथ भी हो सकती है, जैसे मान लो कि ये कोई यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई सैटेलाइट है, ये यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ पे आएगा, दोनों टकरा जाएंगे तो ये टूट जाएगा तो इसके फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो कोलिजन है। फिर डिग्रेडेशन है, देखो कुछ से भी डिग्रेड हो सकता है क्योंकि एट द एंड है तो मशीन ही, समझ रहे हो ना। और फिर एक्सप्लोजन भी हो सकती है, तो इसकी वजह से वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, स्पेस डेब्रीज की फ्रेगमेंटेशन होगी और वो और ज़्यादा डेब्रीज बना देगा। अब सवाल है कि इसके थ्रेट्स क्या हैं। अभी तक तो हमने कोज देख लिए कि स्पेस डेब्रीज बनती कैसे हैं, अब हम देखते हैं कि इसके थ्रेट्स क्या हैं। स्पेस डेब्रीज हो सकता है कि इमिनेंट कोई एपोक्लिप्स, ऐसा नहीं है कि स्पेस डेब्रीज अभी के समय मतलब 1-1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब्सटेंशियल थ्रेट या जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है। कैसे, देखिए, सबसे पहले सैटेलाइट इंडेंजरमेंट कैसे होगा। अब जो हमारे ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, एक सैटेलाइट है ये डिफंक्ट हो चुका है, ये ख़राब हो चुका है, पुराना हो चुका है, लेकिन है तो अर्थ के ऑर्बिट में। दूसरा सैटेलाइट है ये सैटेलाइट जो है ये ऑपरेशनल सैटेलाइट है, काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये जो डेब्री है, जो डिफंक्ट सैटेलाइट है, ये इसके साथ कोलाइड कर जाए और उसकी वजह से ये इसको डिस्ट्रॉय कर दे। ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जिस मिशन के तहत इस सैटेलाइट को भेजा होगा वो मिशन इंटरप्ट हो जाएगा और ये डैमेज कर सकता है इसको, और ये सैटेलाइट को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ऐसे सैटेलाइट इंडेंजरमेंट एक थ्रेट है कि एक अच्छा भला सैटेलाइट काम कर रहा है, लेकिन एक कोई पुराना डिफंक्ट सैटेलाइट है वो आके यहाँ पे इसके साथ कोलाइड कर गया और उसके बाद इसने काफ़ी डैमेज किया, मिशन को इंटरप्ट किया जिस मिशन के तहत इस सैटेलाइट को भेजा गया था, और सैटेलाइट की डिस्ट्रक्शन भी हुई। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं, 1981 में रशिया का कोसमोस 1275 सैटेलाइट था। ये दुनिया का पहला सैटेलाइट है जो डैमेज हुआ जब स्पेस डेब्रीज इसके साथ कोलाइड करी। तो ये पहला ऐसा सैटेलाइट है रशिया का कोसमोस 1275 सैटेलाइट जिसके साथ स्पेस डेब्रीज कोलाइड करी और ये डैमेज हो गया। कब हुआ? 1981 में। उसी प्रकार से 2013 में यूएस स्पेस फोर्स का एक GOES गोज 13 सैटेलाइट था। ये भी डिस्ट्रॉय हुआ जब स्पेस डेब्रीज के साथ ये कोलाइड हुआ। तो ये दो एक क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्पेस डेब्रीज इन सैटेलाइट्स के साथ कोलाइड हुए और फिर इन्होंने इस सैटेलाइट को डैमेज कर दिया। एक रशिया का कोसमोस 1275 सैटेलाइट और एक जो रिसेंटली गोज 13 सैटेलाइट था। वैसे तो और भी होंगे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहला वाला इम्पोर्टेंट है कि रशिया का कोसमोस 1275 सैटेलाइट ये तब डैमेज हुआ जब स्पेस डेब्रीज इसके साथ कोलाइड करी। फिर एक आता है केस्लर सिंड्रोम। देखिए, स्पेस डेब्रीज जो हैं वो स्पेस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो कोलिजन का रिस्क है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक स्पेस डेब्री है, ये एक डिफंक्ट सैटेलाइट है और यहाँ पे मान लो कि ये एक कोई स्पेस का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे स्पेस में और भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके काफ़ी ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी यहाँ पे होगा क्या? मान लीजिए कि ये जो आपके पास सैटेलाइट है, डेड सैटेलाइट, ये जो डिफंक्ट हो चुका है, अब ये स्पेस डेब्रीज बन चुका है, ये इस ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है।
कोलाइड करेगा तो ये हो सकता है पीछे को मुड़ जाए, या फिर हो सकता है कि सैटेलाइट जो है वो खुद पीछे को तरफ मुड़ने लग पड़े। तो उससे क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स आई ना, टकराव हुआ, फोर्स आई। तो अब मान लो कि ये जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे इसके साथ कोलाइड हो गया, ये इसके साथ, 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 ऐसे करके क्या एक चेन रिएक्शन बन गया। इस ऑब्जेक्ट से कोलाइड होने के बाद ये सैटेलाइट पीछे आया, ये इससे टकरा गया, ये इससे टकरा गया, ये आगे किसी और से टकरा गया, ऐसे ऐसे करके क्या होता गया, चेन रिएक्शन बनता गया। तो इस प्रकार से एक बार अगर स्पेस डेब्रीज और किसी ऑब्जेक्ट के साथ मान लो कोलिजन हो गया तो ऐसे करके चेन रिएक्शन भी बन सकते हैं। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कैसलर सिंड्रोम का। अब इससे होगा क्या, देखो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है, मान लो ये अर्थ है, ये ऑर्बिट है। जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसी क्या फोर्स है जिसकी वजह से ये रिवॉल्व कर पा रहा है। ये ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, ना इधर जा रहा, रिवॉल्व कर पा रहा है। किसके कारण कर पा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। इसको ग्रेविटेशनल पुल मिल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रही है। लेकिन अभी यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है, ये कोई इकलौता सूरमा नहीं है कि इसी को ग्रेविटेशनल पुल खींचेगा। यहाँ पे बाकी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी खींचेगा। अभी यहाँ पे इस प्रकार से जो चेन रिएक्शन होगा, तो जो जो ऑब्जेक्ट्स या डेब्रीज उस ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आते जाएंगे, वो उनको खींचता जाएगा। और फिर जब एक वो ग्रेविटेशनल पुल, वो जब एक मतलब एक स्टैंडर्ड उसमें आएगा कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल और इसके साथ साथ जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये है, एक बीच में ये है। अब इसको जब यहाँ पे और यहाँ पे दोनों का ग्रेविटेशनल पुल बराबर का लगेगा, तो फिर ये ऐसे करके रिवॉल्व होना शुरू कर देगा। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से ये हुआ कि अर्थ के ऑर्बिट में पहले तो सिर्फ कुछ सैटेलाइट्स मूव कर रहे थे, छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे। अब इस चेन रिएक्शन की वजह से जो जो ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आता जाएगा, वो भी यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा और रिवॉल्व होता जाएगा। तो अब बताओ कि इसकी वजह से हुआ क्या। इसकी वजह से ये हुआ कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स या जो डेब्रीज हैं उनका नंबर बढ़ गया। जब उनका नंबर यहाँ पे बढ़ गया तो नए जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, या तो ये उनको भी चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। हमने बात करी सैटेलाइट इंडेंजरमेंट की, तो उन्हें भी इंडेंजर कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेस भी कम बच रही है, तो अगर किसी ने कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करना है तो यहाँ पे धीरे धीरे उसके लिए जो स्पेस है वो काफ़ी कम होती जा रही है। तो ये भी फ्यूचर के जो स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। इसकी वजह से अर्थ का जो ऑर्बिट है वो अनयूजेबल हो जाएगा। अनयूजेबल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस ऑर्बिट में इतने ज़्यादा डेब्रीज या इतने ज़्यादा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हो गए हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे नए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जगह ही नहीं बची है। तो अर्थ का ऑर्बिट अनयूजेबल हो गया, क्योंकि वहाँ पे ज़रा भी जगह नहीं बची। नए सैटेलाइट को कहाँ पे रखें, कहाँ पे लॉन्च करें, वहाँ पे जगह ही नहीं बची। इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूचर स्पेस एक्टिविटीज़ में काफ़ी लिमिटेशंस आएंगी, क्योंकि स्लॉट ही नहीं बचेगा। ऑर्बिटल स्लॉट ही काफ़ी कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए। इतनी ज़्यादा डेब्रीज वहाँ पे हो जाएंगी। और इसकी वजह से जो ईज़ है, जितनी आसानी से और जितनी फ्रीडम के साथ नए मिशंस को लॉन्च कर दिया जाता है, उसमें भी काफ़ी लिमिट्स लग जाएंगी। और जो स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसको एक्सपैंड करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और ज़्यादातर जो डेब्रीज हैं वो कहाँ पे, मैंने बताया LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि अगर हमने कोई और सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में कमीशन करना हो, वहाँ पे उसको भेजना हो, तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस आ जाएंगी। तो इसकी वजह से जो फ्यूचर स्पेस एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी काफ़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं। फिर आता है स्पेस स्टेशन की वनरेबिलिटी। अब देखिए हमारे यहाँ पे स्पेस स्टेशंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, चाइना का अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन है। उसी प्रकार से भारत भी कुछ सालों में अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है,
इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो मैंने अच्छे से कवर किया है कि इसको कब लॉन्च किया गया, कौन सी 5 कंट्रीज़ का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, उसको भी मैंने कवर किया है, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली स्पेस स्टेशंस में होता क्या है, स्पेस स्टेशंस में एस्ट्रोनॉट्स जाके रहते हैं और वहाँ पे अपनी स्टडीज़ को करते हैं। कौन कौन सी स्टडीज़ हुई हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, और कब तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करेगा, इसको मैंने अच्छे से उस वीडियो में कवर किया है। ज़रूर देखेगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लो ये एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या होता है, ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको ये स्टडी करते हैं, जो भी इन्होंने अपने रिसर्च करना है वो करते हैं। अब यहाँ पे स्पेस डेब्रीज जो हैं, ये मान लो ये दूसरे कलर में बनाता हूँ, ये स्पेस डेब्रीज हैं। ये भी यहाँ पे जो स्पेस स्टेशन हैं इनके ऊपर काफ़ी थ्रेट पोज करते हैं, और जो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी है उसके ऊपर भी थ्रेट पोज करते हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मान लो एक बड़ी सी स्पेस डेब्री आके इसके साथ टकरा गई, तो ये तो मतलब हिल जाएगा, हो सकता है ये अपना बैलेंस खो दे, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए और यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जान चली जाए। तो इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अलग वीडियो में कवर किया, ज़रूर देखेगा, उसका जो कोर्स है उसको 1999 से लेके अभी तक 32 बार 32 टाइम्स करेक्ट किया जा चुका है, ताकि जो ट्रैकेबल स्पेस डेब्रीज हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके, उनके साथ वो टकरा ना जाए, स्पेस डेब्रीज इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ टकरा ना जाए। इसलिए 32 बार इसका जो कोर्स है उसको बदला गया है। तो ये प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेस डेब्रीज के डर के मारे हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो कोर्स है उसको भी बदलना पड़ रहा है। फिर आता है स्पेस पॉल्यूशन। अब देखो, ऑब्वियस ये बात है कि सैटेलाइट जब काम करना बंद कर दिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने पेस्ट लिया, पेस्ट को ख़त्म कर दिया, पेस्ट को जब ख़त्म कर दिया तो उसका जो वो रैपर बच गया वो तो गंदी है ना। तो अब अगर उसको तुम घर पे रखे छोड़ोगे तो पॉल्यूशन है, तो उसको मतलब तुम्हें फेंकना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं जो डस्टबिन है वहाँ पे डालना पड़ेगा। और अगर तुम उसको डस्टबिन में नहीं डालोगे तो क्या होगा, घर के अंदर पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो उसी प्रकार से जो स्पेस डेब्रीज की एक्यूमुलेशन अर्थ के ऑर्बिट में, वो लॉन्ग टर्म ऑर्बिटल पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो कि स्पेस एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ कॉम्प्लिकेट करेगा बल्कि जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन्हें भी रेज करता है, और जो फ्यूचर जनरेशन के स्पेस एक्सप्लोरर्स हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ में टेंशन भी बढ़ रही है। कैसे, देखिए, स्पेस एक्टिविटीज़ में तो काफ़ी देश हैं जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट वहाँ पे हो जा रही है कि जहाँ पे बात आ रही है कि जो स्पेस डेब्रीज को रिड्यूस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा। जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटी कंट्रीज़ के ऊपर ब्लेम डालते हैं, जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो बड़ी कंट्रीज़ के ऊपर ब्लेम डालते हैं। इतने सालों से यहाँ पे ब्लेम गेम ही खेला जा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और जो डैमेजेस हो रहे हैं उसको पे करने के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग देशों में टेंशन्स भी बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो रशिया को एक्यूज़ करता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके एंटी सैटेलाइट वेपन टेस्ट की वजह से वो इंडेंजर्ड हो गया है। इस प्रकार से और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जो एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पेस डेब्रीज के रिमूवल की, कि इसके रिमूवल के लिए कौन कौन से अभी तक इनिशिएटिव्स लाए हैं। देखिए, पहली बात तो स्पेस डेब्रीज को रिमूव करना ये काफ़ी क्रिटिकल इशू है, और ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स की सेफ्टी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में जो स्पेस एक्टिविटीज़ की सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्पेस डेब्रीज है इनको रिमूव किया जाए। अभी तक कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिनको हम कवर करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को देखते हैं। पहले आता है स्पेस इंडस्ट्री डेब्रिस मिटिगेशन रिकमेंडेशंस। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं। सबसे पहले, जितने भी लो अर्थ ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो सैटेलाइट्स वगैरह को स्पेसक्राफ्ट को भेज रहे हैं, उन्हें ऐसा पोस्ट मिशन डिस्पोजल प्रोसेस बनानी चाहिए जिसका सक्सेस रेट 95 to 99% या इवन उससे ज़्यादा भी हो। यानी जैसे ही वो मिशन ख़त्म हो गया तो वो जो स्पेसक्राफ्ट सैटेलाइट है उसे डिस्पोज अच्छे से किया जा सके, ऐसी प्रोसेस पर काम करना चाहिए। और वो जो प्रोसेस होगी, वो जो डिस्पोजल का रेट है, उसका जो सक्सेस रेट है वो 95 to 99% है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ये एक रिकमेंडेशन है। फिर कोलिजन अवॉइडेंस मेजर्स, मैंने आपको क्या बताया कि कई बार कोलाइड होने की वजह से भी
टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं सैटेलाइट्स, और फिर वो स्पेस डेब्रीज बन जाते हैं। तो इसलिए हमें कोलिजन अवॉइडेंस मेजर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। जितने भी स्पेसक्राफ्ट ऑपरेटर्स हैं उन्हें एक्टिवली ऐसी मेजर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा जो कि रिस्क ऑफ कॉलिजन्स हैं विद सैटेलाइट्स या फिर स्पेस डेब्रीज उसको रिड्यूस कर सकें। इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा प्रॉम्प्टली और इफ़ेक्टिवली। तो यहाँ पे एंटी कोलिजन सिस्टम बेसिकली बनाना पड़ेगा। फिर आता है डाटा शेयरिंग फॉर ऑर्बिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट। स्पेस एजेंसी जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, सैटेलाइट मूवमेंट के डाटा को शेयर करें ताकि एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है ऑर्बिट की उसको फैसिलिटेट किया जा सके। किसी देश का सैटेलाइट किसी और के साथ ना बजे, ना उसके मतलब टक्कर वगैरह कुछ ना हो, इसलिए एक ऑर्बिटल ट्रैकिंग मैनेजमेंट जो है उसका डाटा शेयर करना चाहिए। फिर आता है लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए इंसेंटिव्स। अब थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म मिशंस के लिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इनकरेज कर सकती हैं स्पेस एंडेवर्स के लिए। फिर आता है सेफ्टी मेजर्स की इम्प्लीमेंटेशन। अब ऐसा प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है जो कि हेल्दी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है स्पेस ऑपरेशंस के लिए। फिर आता है IADC इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी। इस कमेटी की स्थापना 1993 में हुई थी। एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है जो कि ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात करता है उन एक्टिविटीज़ के लिए जिनकी वजह से मैन मेड या नेचुरल डेब्रीज बनती हैं स्पेस में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल फोरम है IADC यानी इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रीज कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस्टेब्लिश 1993 में हुई थी। हमारे भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो वो भी इस कमेटी का मेंबर है, ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है। इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि नॉर्मल ऑपरेशंस के समय जो स्पेस डेब्रीज बनती हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके और जो फ्रेगमेंटेशन है उसको कम किया जा सके। फिर आता है COPUOS कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस। ये एक यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है जिसको 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्या गवर्न करती है, जो स्पेस के यूज़ या स्पेस के एक्सप्लोरेशन के बेनिफिट है ह्यूमैनिटी के लिए, ये उसको गवर्न करती है। इस कमेटी के 18 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिसमें भारत भी एक था। कमेटी ऑन पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस कोपुअस। फिर आता है क्लीन स्पेस इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का जिसे 2012 में लॉन्च किया गया था। इसका एम है कि जो स्पेस एनवायरनमेंट है उसको फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सस्टेनेबल बनाना, उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाए। अब यहाँ पे क्लियर स्पेस 1 ये पहला मिशन है जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA लॉन्च करेगा 2026 में। ये पहला ऐसा मिशन होगा जो स्पेस डेब्रीज को ऑर्बिट से रिमूव करने का काम करेगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये 2026 में होगा तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। फर्स्ट मिशन टू रिमूव piece of space debris from orbit is planned to be launched in 2026 by ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, इस मिशन का? क्लियर स्पेस 1। ये रिमूव करेगा स्पेस डेब्रीज को। अब ये कितना कर पाएगा ये तो समय बताएगा, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसके ऊपर काम कर रही है। फिर आता है लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। इसको कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कोज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स, इसको ऐसे नाम से भी पुकारा जाता है, लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। इसको 1972 में अडॉप्ट किया गया था। ये कहती है कि जितने भी लॉन्चिंग स्टेट हैं वो एब्सोल्युटली लायबल हैं कंपनसेशन को पे करने के लिए जो भी उनके स्पेस ऑब्जेक्ट्स की वजह से डैमेज कोज होगा अर्थ के सरफेस को या फिर एयरक्राफ्ट को, या फिर कोई भी डैमेज उनके फॉल्ट से स्पेस में क्रिएट होता है तो उसके लिए उनको कंपनसेशन पे करने पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी ठहराने की बात हो रही है कि किसी भी देश के किसी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से अगर डैमेज होता है अर्थ के सरफेस को या फिर एयरक्राफ्ट की वजह से या उसके फॉल्ट्स की वजह से स्पेस में कोई ना कोई डैमेज होता है तो इसके लिए तुम्हें कंपनसेशन पे करने पड़ेगी। ये यहाँ पे सीधे सीधे अकाउंटेबिलिटी ठहराने की बात करती है लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। अब रिमूव डेब्रीज ये भी एक इनिशिएटिव है जिसका एम है कि एक्टिव डेब्रीज रिमूवल टेक्नोलॉजी, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि अर्थ के ऑर्बिट में ये 40,000 से ज़्यादा जो पीसीज हैं स्पेस डेब्रीज के, इनको रिमूव करने का बेस्ट वे क्या है या इसको कैप्चर करने के लिए बेस्ट वे क्या है। एक आता है आउटर स्पेस ट्रीटी। ये ट्रीटी जो है ये
प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। यानी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करती है जो गवर्न करेंगे स्टेट्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी। स्टेट्स से यहाँ पे मतलब है देश, कंट्री। तो कंट्रीज़ की जो एक्टिविटीज़ होंगी और जो एक्सप्लोरेशन है या आउटर स्पेस का जो यूज़ है, उस सारे के कुछ ना कुछ एक प्रिंसिपल होनी चाहिए। इसमें मून और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी आती हैं, तो उन्हें गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की बात करती है आउटर स्पेस ट्रीटी। अब अगर हम बाकी कुछ मैकेनिज़म्स की बात करें तो देखिए आईएएफ की स्पेस डेब्रीज वर्किंग ग्रुप है, फिर आपके पास आईएए स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप है और आईएसओ स्पेस डेब्रीज वर्किंग ग्रुप है। तो ये सारे ग्रुप्स भी स्पेस डेब्रीज के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अब अगर हम स्पेस डेब्रीज के रिमूवल के कुछ इनिशिएटिव्स की बात करें जो भारत के द्वारा लिए गए हैं, सबसे पहले आता है IC4OM, इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट। इसको इसरो ने 2022 में लॉन्च किया था। ये इसरो का काफ़ी होलिस्टिक अप्रोच है स्पेस एसेट्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए और जो आउटर स्पेस है उसका कंटिन्यूसली यूज़ करने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ये उन ऑब्जेक्ट्स को मॉनिटर करता है जो कि कॉलिजन थ्रेट्स को पोज करते हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट नेत्र, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसको इसरो ने लॉन्च किया था स्पेस में, ये डिटेक्ट करने के लिए कि डेब्रीज या फिर बाकी और कोई इंडियन सैटेलाइट्स को थ्रेट ना हो। इसके लिए इसरो ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट नेत्रा, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। ये छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट, इवन 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को भी स्पॉट करता है, ट्रैक करता है, कैटलॉग करता है 3400 किलोमीटर तक की रेंज में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स। स्पेस ऑब्जेक्ट्स में कॉलिजन्स को अवॉइड करने के लिए इसरो 21 कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स को परफॉर्म कर चुका है, जो कि हमारे इंडिया के ऑपरेशनल स्पेस एसेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है 2022 में। फिर आता है इसरो एसएसए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर। इसको 2020 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये एक हब की तरह काम करता है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के लिए विद इन इंडिया, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो स्पेस ऑपरेशंस है वो सेफ़ और सस्टेनेबल रहें। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें की जानी चाहिए स्पेस डेब्रीज को टैकल करने के लिए। सबसे पहले इन्हेंस्ड अवेयरनेस। स्पेस डेब्रीज को इफेक्टिवली रिमूव करने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा और जो ट्रैकिंग मॉडल्स हैं उनके एक्यूरेसी को भी इन्हेंस करना पड़ेगा ताकि एक्यूरेटली हम स्पेस डेब्रीज को ट्रैक कर पाएँ, उनके ऊपर नज़र रख पाएँ, जो कि प्रिसाइज मॉनिटरिंग और आइडेंटिफिकेशन में मदद करेगा स्पेस डेब्रीज की और ऑर्बिट में बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर आता है इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन। मैंने पहले भी कहा स्पेस ट्रैफिक जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, इसके लिए हमें बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ऑटोमेशन और राइट्स ऑफ वे इन स्पेस, इस प्रकार की अप्रोचेस को हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि नेसेसरी हैं इंक्रीजिंग कंजेशन जो है अर्थ के ऑर्बिट में उसको मैनेज करने के लिए। फिर आता है स्पेस डेब्रीज की ग्रोथ को मिनिमाइज़ करना। अब धड़ाधड़ सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है तो उसकी ग्रोथ को भी थोड़ा कम किया जा सकता है। फिर जैसे कई बार मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं तो उन चीज़ों को भी रोका जा सकता है। कई रेगुलेटरी एक्शंस हैं जिनके कम्बिनेशन से हम इन स्पेस डेब्रीज को मैनेज कर सकते हैं। वॉलंटरी एफर्ट्स करने चाहिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं। इसके साथ साथ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ किया जाना चाहिए, सिंगल यूज़ रॉकेट्स का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ किया जाना चाहिए। ऐसा लॉन्च व्हीकल होगा जैसे एक बार लॉन्च किया फिर दोबारा हम उसको रीयूज़ कर सकें, तो उससे भी स्पेस डेब्रीज जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। फिर डेब्रीज मिटिगेशन और एक्टिव रिमूवल। यहाँ पर जो डिफंक्ट डेब्रीज हैं, जो डिफंक्ट सैटेलाइट्स हैं, उनको कलेक्ट करके लोअर ऑर्बिट तक लाने का काम करना चाहिए, जिससे जो नेचुरली वो डी ऑर्बिट, जो आपका सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, वो डी ऑर्बिट यानी ऑर्बिट से अंदर की तरफ आ जाए, उसको ज़्यादा क्विकली वो अपने वो जो अर्थ का ऑर्बिट है उसको रिमूव कर दे ताकि वहाँ पे स्पेस बच जाए बाकी ऑब्जेक्ट्स के लिए या बाकी सैटेलाइट्स के लिए, या फिर जो ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं वो अच्छे से एफिशिएंटली अपना काम कर पाएँ। इसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा सकता है जैसे हार्पून्स हैं, लेजर्स हैं, मैग्नेट्स हैं, स्लिंग शॉट्स हैं। इस प्रकार की चीज़ों को एक्सप्लोर किया जा सकता है ताकि जो स्पेस डेब्रीज है उनको हम पोटेंशियली
कैप्चर कर पाएँ। इसके साथ साथ इंटरनेशनल गाइडलाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं और ज़्यादा बनाने की भी आवश्यकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है अधेरेंस, कि जितनी भी इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। जैसे कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्पेस सेफ्टी, इसकी स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस 2002 में आई थी। तो इस प्रकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। तो ये था स्पेस डेब्रिस, इनके कोजेज़ क्या होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स दुनिया के अलग अलग देशों ने और भारत ने और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो उसने शुरू किए हैं, ताकि हम अपने सैटेलाइट्स को कोलिजन से बचा सकें, स्पेस डेब्रिस को दोबारा हम कलेक्ट करके उनको ख़त्म कर सकें। इसके जो भी इनिशिएटिव्स है वो सारे हमने देख लिए, और फिर क्या चीज़ें की जानी चाहिए हमने वो भी देख लिया, जो सॉल्यूशंस है हमने वो भी देख लिए। होलिस्टिकली हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो अब जो भी अगर आपके एग्जामिनेशन में स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड सवाल आएगा तो वो इसी से रिलेटेड आएगा। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और जो कन्वेंशन मैंने बताई है उनको भी आपने ध्यान में रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।